गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से हेल्थ वर्कर यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वैकेंसी आई। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या आयु मांगी गई है, क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन नहीं भर सकता, किस चीज़ के लिए डिमांड की गई है नोटिफिकेशन के माध्यम से और किन चीज़ों को करने के लिए मना किया गया है। एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे कि जिस भी वैकेंसी के लिए हम फॉर्म सबमिट करना हमको होता है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि क्या इसमें डिमांड की गई है और किस चीज़ के लिए मना किया गया है। चलिए एक-एक पॉइंट को नोटिफ़िकेशन के माध्यम से जानेंगे कि इसमें क्या डिमांड की गई है, क्या इसमें माँग रखी गई है। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी नई भर्ती आती है या फिर कोई भी पुरानी भर्ती जो वर्तमान प्रोसेसिंग में चल रही होती है, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो इसी चैनल के माध्यम से आप तक मैं उसको पहुँचाता हूँ, ठीक है? नौकरी 24 आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए जल्दी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा ये भर्ती की जा रही है। विज्ञापन संख्या है 11/2024, है ना? 11/2024 और इसमें आप ठीक है 11/2023, ठीक। साथियों, ये जो आपकी वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। जैसा कि आपने देख लिया, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, इसमें क्लियरली लिखा गया केवल और केवल महिला, है ना। इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ महिला ही भर सकती है, पुरुष इस फॉर्म को नहीं डाल सकते, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगर विज्ञापन के प्रकाशन की अगर हम बात करते हैं कि इसका विज्ञापन का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था, तो 14/10/2024 को इसका विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था। प्रकाशित है विज्ञापन 14/10/2024 को। ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन इसका कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फॉर्म आप कब से भर सकते हो, तो 28/10/2024 से आप अपने फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, कि कब आपके आवेदन की अंतिम तिथि है, तो 27/11/2024 को आवेदन की अंतिम तिथि है, यानी कि 27 या फिर उससे पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। 27 के बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये समझ लीजिए। इसके बाद आवेदन में अगर कोई संशोधन आपको करना है, अब संशोधन किस किस चीज़ में करना है वो भी आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। आवेदन में कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, उसमें कोई करेक्शन आपको कराना है, संशोधन कराना है, तो वो आप 4/12/2024 में या फिर उससे पहले आप करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विशेष कथन के बारे में जानेंगे। एक विशेष कथन इसमें दिया गया है कि इस विशेष कथन में आखिर क्या कहा गया है, उसके बारे में समझ लीजिए। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है, ठीक है। आपके आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है वो 27/11/2024 है, व शुल्क जमा करने की भी तिथि क्या है, 27/11/2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फिर शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तभी निकाला जा सकेगा जब तक कि उनके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तक आप अपनी फीस पे नहीं कर दोगे तब तक आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं ले सकते, इसमें क्लियरली कहा गया है, ठीक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/11/2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/12/2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमेय विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है, ठीक है। ये आपने विशेष टिप्पणी के बारे में जाना। अब आगे चलेंगे, इसमें आपसे यही कहा गया है कि आपकी अंतिम तिथि कब है फॉर्म के लिए और आप कब तक अपना फॉर्म की फीस आप कब पे कर सकते हैं। जब तक आपकी फॉर्म की फीस पे नहीं होगी तब तक आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, देखिए महिला, स्पेशली महिला के लिए वैकेंसी है। 4,892 पद हैं जो कि सामान्य चयन के हैं, है ना। इसके अलावा 380 पद हैं जो विशेष चयन के हैं और कुल हो जाते हैं 5,272 पद। ये जो भर्ती है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण के माध्यम से, यानी कि उसका नियंत्रण किसका है, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश का इस पर नियंत्रण है। इसमें टोटल 4,992 पद सामान्य चयन के हैं, 380 पद विशेष चयन के हैं, टोटल पद हो जाते हैं 5,272, ठीक है। ये याद रखेंगे।
ऑनलाइन इसमें आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, ओनली ऑनलाइन। ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी कि जो प्रीलिम में बैठे होंगे वही मेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रखेंगे, इस पॉइंट में ये कहा गया है ना। में सम्मिलित हुए हैं उन्हें आयोग द्वारा उसका स्कोर कार्ड वैध संज्ञात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 में वास्तविक यानी कि एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या फिर उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे प्रीलिम परीक्षा देंगे उन्हीं को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और जो बच्चे 0 या फिर उससे कम नकारात्मक अंक लेकर आते हैं उनको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे, आपका नॉर्मलाइजेशन भी इसमें कहा गया है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आवश्यक सूचना है बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, यानी कि ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें ये कहा गया है। दूसरा, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट up.gov.in के माध्यम से ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य साइट से भरेंगे तो फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट है इसमें। ठीक है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ के आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। तो चलिए आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अहर्ता, शैक्षिक व अन्य अहर्ताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित, ठीक है, करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन का जो भी आपके प्रपत्र हैं यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 27/11/2024 से पहले के होने चाहिए। इसमें ये क्लियरली कहा गया है। ठीक है। याद रखेंगे, कब? 27/11/2024 के पहले के होने चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी में समर्थन में अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं या कोई भी एक ऐसी कैटेगरी जहां आपको आयु में छूट दी जाती है या फिर किसी भी ऐसी आप कैटेगरी से आते हैं या फिर ऐसी भर्ती में कोई अन्य छूट चाहते हैं, उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है और वो आपका डॉक्यूमेंट्स आपका अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, 27/11/2024 से पहले। जैसे आप आयु में छूट लोगे तो आयु में छूट आप किसको मिलेगी? ओबीसी कैटेगरी को, एससी कैटेगरी को और एसटी कैटेगरी को। तीनों कैटेगरी के लिए जब आप आयु के छूट की अगर आप मांग करोगे तो आपके पास आयु का इसमें कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ना। आयु के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है और कास्ट सर्टिफिकेट आपका 27/11/2024 से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS की इसमें बात हो रही है के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 27/11/2024 की जो अंतिम तिथि है उसके बीच का आपके पास वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। जो EWS है आपका, इसमें क्लियरली कहा गया है, जो आपका EWS है वो 1/4/2024 से लेकर 27/11/2024 के बीच का होना चाहिए। अगर आप 1/4/2024 से पहले का है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, या फिर 27/11/2024 के बाद का है तब भी मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब ये 2024 और 25 हेतु मान्य हो, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का होना चाहिए, 23-24 का भी नहीं बल्कि 24 और 25 का होना चाहिए। EWS है ना। ठीक है। इसमें लगभग कुछ 8 लाख के समथिंग आपकी वार्षिक आय या उससे कम होती तब उसके लिए ये EWS जारी होता है ना, कुछ ऐसा है इसमें। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट है विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए सिर्फ आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, एक के अलावा नहीं कर सकते। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी एक निर्देश है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें 2 विकल्प आपके लिए दिए जाएंगे और जिसमें पहला होगा व्यक्तिगत विवरण के साथ। व्यक्तिगत विवरण के साथ आप आवेदन अपना दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण,
डोमिसाइल व श्रेणी कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। पहला जो विकल्प है वो है आपका व्यक्तिगत विवरण के साथ में। व्यक्तिगत विवरण क्या है? व्यक्तिगत विवरण ये है कि आप जब प्री के लिए आप फॉर्म भरोगे तो उसमें उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी या फिर कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है, ये आपको भरकर उसके जो नंबर हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनको भरकर आपको लॉगिन करना होगा, पहली शर्त। दूसरा आपके पास है ओटीपी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। पहला व्यक्तिगत विवरण और दूसरा है ओटीपी के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़े। आगे आवेदन, अभ्यर्थी का जो आवेदन पत्र है वो 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पर मिलेगा। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपका 11 अंकों का मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा फोटो तथा हस्ताक्षर की अगर मैं बात करता हूँ, फोटो की और हस्ताक्षर की, तो कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि आपके फोटो और हस्ताक्षर केवल एक ही बार अपलोड होंगे। आप ये चाहो कि हम अपलोड करने के बाद उन्हें दोबारा अपलोड करें, कुछ और का अपलोड करें दूसरा, उन्हें डिलीट करके, तो ऐसा नहीं। जो एक बार आप कर दोगे तो वही रहेंगे, आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, उसको करेक्शन उसमें नहीं करा पाओगे। क्लियरली इसमें किया गया है, ठीक है, बोला गया है। साथियों वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम जानेंगे जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि, जो अंतिम तिथि है, उसके उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर सकेंगे। अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। जो आपकी फीस जमा करने की अंतिम तिथि है उसी तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो फीस सबमिट नहीं होगी और ना ही आपका अंतिम रूप से फॉर्म आपका सबमिट होगा। याद रखेंगे, अंतिम तिथि जो भी फीस पे करने की आप उसी तक आप कर सकते हैं, तभी आप अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आवेदन शुल्क की, कि किस कैटेगरी को कितना फीस की शुल्क देनी होगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों जैसे क्रमांक संख्या 1, 2, 3 और 4 में कैटेगरी लिखी गई है। पहले में अनारक्षित है, दूसरे में अन्य पिछड़ा वर्ग है, तीसरे में अनुसूचित जाति है और चौथे में अनुसूचित जनजाति है। इन चारों कैटेगरी के लिए प्यारे साथियों कोई फीस नहीं ली जा रही, ठीक है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे जर्नल से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपके पास, एससी है, ओबीसी है या फिर एसटी है, आपकी जो फीस लगेगी ज़ीरो होगी। आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपसे सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ से आप फॉर्म सबमिट करोगे साइबर कैफे से, वही आपकी फीस लेगा अपनी, है ना, फॉर्म भरने की। इसके अलावा अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजनों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दे होगा। यानी कि अगर आप भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर महिला हैं या दिव्यांगजन हैं या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो उसी कैटेगरी के हिसाब से आप पे फॉर्म की फी लगेगी आप पे। और आपको मालूम है कि किसी भी कैटेगरी में फॉर्म की फीस नहीं ली जा रही। यानी कि इनमें इस पॉइंट पर भी क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व हैं, उनसे नहीं ली जाएगी, या फिर आप महिला हैं उनसे नहीं ली जाएगी, दिव्यांगजनों से ली जाएगी, या किसी से फीस नहीं ली जाएगी इसमें। इसके अलावा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना, ठीक है। आप प्री के एग्जाम में बैठोगे, वहाँ से आपकी मेरिट लगेगी प्री की, और जो मेरिट क्वालिफाई करेगा उसी को इसमें मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। इसमें क्लियरली कहा गया है। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिए। अब इसमें किस प्रकार का हम संशोधन कर सकते हैं और क्या क्या हम संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें आप
सबसे पहले आपकी अगर नेम वर्तनी में, आपकी नेम स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें संशोधन करा सकते हैं। दूसरा, आपके माता या पिता के नेम स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसका करेक्शन करा सकते हैं। पत्राचार का जो पता है आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षत्रिय आरक्षण की श्रेणी, है ना, और DFF एक्स सर्विसमैन, PH उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि, यानी कि इनका अगर कोई विवरण है उसमें आप अपना करा सकते हो करेक्शन। इसके अलावा जाति की श्रेणी आपकी, उसमें कोई करेक्शन हो जाए, है ना, कोई मिस्टेक हो जाए तो उसमें आप करेक्शन करा सकते हो। लिंग जेंडर में भी आप करेक्शन करा सकते हो, कहीं मेल हो तो फीमेल हो गया, फीमेल हो तो मेल हो गया, है ना, समझिए। लेकिन ये वैकेंसी केवल और केवल फीमेल के लिए है। अगर आप फीमेल है और गलती से मेल डल गया, है ना, या फिर अदर डल गया तो आप उसमें करेक्शन करा सकते हो। इसके अलावा आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया कोई भी अगर विवरण है आप उसमें भी अपना करा सकते हो, ठीक है, करेक्शन। इसके अलावा अगला पॉइंट है आवेदन पत्र में अनुमानीय संशोधन। इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 27/11/2024 है, यानी कि आप 27/11/2024 तक ही अपना जो फॉर्म में आपका करेक्शन है उसको करा सकते हो, ठीक है, तक ही किया जा सकता है, याद रखेंगे। पदों के विवरण की अगर मैं बात करता हूँ, पदों की विवरण, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदों का विवरण क्या क्या है। तो पदों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले सारणी क्रमांक 1। अब कुल विज्ञप्ति पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण दिया गया है। तो इसमें आपके सामने कैटेगरी है और कौन कौन से, इसमें विभाग का नाम है, पद नाम है, ग्रेड बैंड का ग्रेड पे है, और उसके बाद में इसमें कुल पद दिए गए हैं। तो ये आप समझ लीजिए अच्छे से और इसको देख लीजिए, ठीक है। टोटल पद जो मैं आपको बता रहा हूँ 5272 है इसमें, ठीक है। चलिए इतना और आप समझ सकते हैं कि अनारक्षित यानी कि UR कैटेगरी के लिए 2399 पद हैं, और इसमें यही अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लिए 435 पद हैं, और वही अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 390 पद हैं। OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC के लिए 1559 यानी कि 1559 पद हैं, और इसके अलावा EWS कैटेगरी के लिए 489 489 पद है। टोटल पद हो जाते हैं 5272, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब सारणी क्रमांक 2 देखते हैं। सारणी क्रमांक 2 में भी ये पद विभाग का नाम दिया गया है, पद नाम दिया गया है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए वैकेंसी दी गई है, कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है, उसके बारे में ये आपको चार्ट देख रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अब आरक्षण संबंधी प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन विद्यमान शासन देशों विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण मान्य होगा। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप OBC से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, या फिर EWS है, अगर आप उत्तर प्रदेश के ही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ आप हमारे राज्य में OBC कैटेगरी में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, या फिर EWS में आते हैं, वही इसमें आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा अदर स्टेट का नहीं ले सकता, जनरल कैटेगरी का नहीं ले सकता, याद रखेंगे, ठीक है। आगे EWS के लिए 10% का आरक्षण है, ये भी याद रखेंगे। और EWS किसको लिए जारी होता है? ये EWS उसके लिए जारी होता है जिसकी आमदनी साल की 8 लाख रुपए से कम है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ें। आगे बढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष के निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी होती हैं जो शादी से पहले किसी और जाति में होती है, शादी के बाद किसी और जाति में हो जाती है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपकी जाति वही मान्य होगी जो आपके पिता की जाति होगी। यानी कि अगर आप सपोज करो शादी से पहले आपकी जाति A है, शादी के बाद जाति आपकी B हो जाती है, आप अपनी B कैटेगरी की जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हो तो वो मान्य नहीं होगा, आपका वही मान्य होगा जो आपके पिता की जाति है, यानी कि जाति A मान्य होगी आपकी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अगर आरक्षण की मैं बात करता हूं, इसमें अगर मैं कोटे की बात करता हूं तो 2% का इसमें आरक्षण दिया गया है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसकी है? स्पोर्ट पर्सन के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। अर्हता संबंधी अगर मैं बात कर लेता हूं, अनिवार्य अर्हता क्या गई है इसमें शैक्षिक, कि अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा की पास की हो या फिर इसके समकक्ष इसके बराबर कोई भी की हो, वो इस फॉर्म को डाल सकता है। उत्तीर्ण की हो, उत्तीर्ण का जो आपकी जो सनद मार्कशीट होती है वो फॉर्म
कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, आपको याद रखेंगे ये पॉइंट भी, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्चा परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सिज एंड मिडवाइज ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सही सफलतापूर्व आवश्यक पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइड काउंसिलिंग लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। ये कुछ समझे, इसमें क्लियरली मेंशन है आपके पास 6 माह या फिर 2 वर्ष का, है ना। आपके पास सहायक नर्सिस एंड मिडवाइज का आपके पास परीक्षा क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें 2 शर्त हैं। पहली शर्त आपके पास 12वीं होनी चाहिए, दूसरी है सहायक नर्सेज एंड मिडवाइज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि प्रशिक्षण आपने लिया हुआ इसका 6 माह का या फिर कितना 2 वर्ष वाला, 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष, ठीक है। 3 तरह का होता है, 1 वर्ष 6 माह या फिर 2 वर्ष, है ना। 1 वर्ष 6 माह 2 तरह का, 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 वर्ष और दूसरा 2 वर्ष, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट देख ले, आयु की अगर हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयु का। आयु साथियों, अभ्यर्थियों ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्ति विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त नहीं की हो, यानी कि वो नहीं हुआ। 1 जुलाई ये आपका 2024 का नोटिफिकेशन है। 2024 में 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की इसमें महिलाएं, केवल महिलाएं फॉर्म इसमें सबमिट कर सकती हैं, इसमें यही कहा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए, यानी कि SC ST OBC इनको स्पेशली आयु में छूट दी जाती है, तो इनको छूट दी जाएगी, याद रखेंगे, ये इसमें कहा गया है स्पेशल, है ना। 18 से 40 तो है ही सभी के लिए, इस लेकिन इनके लिए अलग से छूट है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुआ हो। अगर आप उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, यानी कि प्री में, तो आप मेंस का भी आप नहीं बैठ सकते मेंस में। ऐसा नहीं होगा कि आप प्री नहीं दिया और मेंस में बैठना चाहें तो नहीं होगा, आपको प्री में बैठना कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपकी मेरिट लगेगी और तो उस मेरिट में जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही फाइनल तक पहुंचेंगे, इसमें क्लियरली कहा गया। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी इसमें लिए जाएंगे, किसके लिए, मेंस के लिए 15 गुना, यानी कि 5272 पद है, 5272 का 15 गुना बैठेंगे मेंस में, क्लियर समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें यही कहा गया, केवल इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े, यदि परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अगर आयोजित होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी परीक्षा 1 से अधिक पालियों में आयोजित होती है तो आपका जो मेरिट लगेगी वो नॉर्मलाइज होकर लगेगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर आपका 1 से अधिक पालियों में पेपर होता है। अगर 1 में होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अगर 1 से अधिक में होता है तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा, ठीक है। इसमें क्लियरली कहा गया है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश के बारे में जान लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, क्या दिशा निर्देश है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अंकित अवश्य करेंगे, ठीक है। आरक्षित श्रेणी, जो भी आरक्षित श्रेणी के हैं बच्चे, वो अपने जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप जरूर ये ऊपर खुलासा करेंगे हम किस श्रेणी से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी वही मान्य होगी, है ना। सपोज करो कि आपने 2 या फिर 2 से अधिक आपने कैटेगरी सबमिट कर दी, उसमें एक कैटेगरी में आपको एक पॉइंट की छूट है, दूसरी में 2 पॉइंट की छूट है और तीसरी में 3 पॉइंट की छूट है। इसमें क्लियरली कहा गया कि हम उस कैटेगरी को मानेंगे जिसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे अदर स्टेट का अगर कोई हमारी बहन फॉर्म सबमिट करना चाहती है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसमें ये भी क्लियरली मेंशन है। और आप अपने स्टेट में, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाहर से जो भी हमारी बहन फॉर्म सबमिट करना चाहती हैं वो अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आती हूँ, आप उत्तर प्रदेश में जब फॉर्म डालोगे उत्तर प्रदेश में आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, यानी कि आप जनरल से।
सपोज करो कि आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं, आप उस राज्य में ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या फिर एसटी में आते हैं, है ना। तो आप अपने राज्य में अपनी कैटेगरी में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब आप फॉर्म डालोगे तो वहाँ आपको जनरल ही माना जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लीजिए, राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश से ये ध्यान रखेंगे, जो आपकी अधिकतम आयु उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो आपकी 18 से 40 वर्ष है, जो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आप विभाग में अगर आप काम कर रहे हैं, है ना, तो आपको 5 साल की छूट और दी जाएगी। यानी कि आप पहले से ही अगर किसी विभाग में सर्विस कर रही हैं तो आपको 5 साल की छूट और दी जाएगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। अगला पॉइंट देख लें। अगला पॉइंट के बारे में जान लेंगे कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो डेट ऑफ बर्थ में होती है। इन्होंने क्लियर खुलासा कर दिया कि हम जो डेट ऑफ बर्थ आपकी मानेंगे वो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट में डली हुई होगी उसी के आधार पर हम आपकी मानेंगे कि आपकी यही डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में डली होगी। ठीक है, याद रखेंगे। आयु एवं शैक्षिक योग्यता में पुष्टि का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की समय प्रमाणित प्रति को मांगे जाने की परिस्थिति क्या जाना होगा। यानी कि जब आपसे आपके आयु व फिर योग्यताओं के लिए अगर आपसे वो आपके प्रपत्र मांगेंगे तो उनका सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देने होंगे। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दिशा में अंतिम सबमिट का आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, उसी को माने। यानी कि आप ये सोच लो कि हम 2 फॉर्म डाल दें या फिर 2 से अधिक डाल दें, तो लास्ट वाला जो आपका फॉर्म होगा उसी को सबमिट उन्होंने स्वीकार करना है। बाकी जो उससे पहले लास्ट वाले से पहले जितने भी करें उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लास्ट वाला ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद में इस चीज़ में हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि विषय दिया गया है। विषय में प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2021 द्वारा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रस्तावित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों पर चयन किए जाने वाले परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में बताया है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा जो प्री का, उसमें क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा, है ना, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना समय इसमें दिया गया वो। देखिए, विषय की अगर हम बात करते हैं, विषयगत का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। विषयगत का ज्ञान, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनेंगे तो उसके संबंध में आपको उसके क्षेत्र में आपको ज्ञान होना चाहिए। ये जो परीक्षा होगी आपकी 100 प्रश्न इसमें आएंगे और 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल जो 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। समय इसमें 120 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे का इसमें समय आपको दिया जाएगा। नोट दिया गया है, नोट के बारे में समझ लीजिए। लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी। जो लिखित परीक्षा होगी आपकी 1 पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समावधि 2 घंटा होगी, है ना। यही तो मैंने आपको बताया भी। इसमें परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकार के होंगे, यानी कि प्रश्न दिया गया होगा उसके साथ में आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। उनमें से आपको 1 सही है या फिर 3 सही है, 1 गलत है, वो आपको उसमें चूज करना होगा। ठीक है, प्रश्न के आधार पर कि प्रश्न में क्या पूछा है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर के उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4